हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आइए आज हम नेक्स्ट चैप्टर सोशल साइंस का शुरू करते हैं। अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि पे, जिससे कि और सारे बच्चे ज्वाइन कर सकें और नॉलेज ले सकें। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, उनको क्या करना है, सबसे पहले चैनल पे जाना है और स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। जब आप स्टडी विद मनोज साहू टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की विंडोज़ मिलेगी और उसके बाद क्या करना है, आपको होम पेज पे सबसे पहले सब्सक्राइब करके होम पेज पे देखेंगे सभी वीडियोज़ आपको मिलेगी और प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे आपको जाने के बाद क्लास वाइज सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आपको जिस क्लास की वीडियोस चाहिए उस क्लास की वीडियोस आप ओपन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। और जब चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे तो आपको जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर आप प्ले कराएंगे तो ये प्ले हो रहा है। आई बात समझ में। चलिए आइए आज हम अपना न्यू चैप्टर थर्ड शुरू करते हैं। चैप्टर थर्ड में क्या है, दिल्ली के सुल्तान, एम्परर ऑफ दिल्ली। ये आज हम शुरू करते हैं। क्या है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। चैप्टर थर्ड हुआ है, चैप्टर थर्ड नहीं हुआ है। चैप्टर थर्ड की आज कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करते हैं। चैप्टर थर्ड है दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर टू में आप कहाँ तक पढ़े थे, वहाँ पे आप जो है चोल वंश है और गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट के बारे में ये सब आप लोग पढ़ चुके थे। आइए आज हम न्यू चैप्टर के बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। आई बात समझ में। क्या कह रहा है कि जब ये 12वीं शताब्दी में दिल्ली शहर बना, अच्छा शहर बना, तो इसके पहले तो वो 700-1000 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं पता चला था। आइए जानते हैं। क्या कह रहा है कि तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिसे चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्हीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। क्या कह रहा है कि जैनिज्म थे, वो लोग मंदिरों का निर्माण करवाया और तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली राजधानी बनी और उस समय वाणिज्य का ये भी एक केंद्र बन चुका था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 में फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों को पहचानिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी हुई है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप फिगर पे देखिए तो फिरोज शाह दिखा रहा है, फिरोजाबाद दिखा रहा है और कई शहर दिखा रहे हैं। आई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, दिल्ली के शासक सबसे पहले राजपूत वंश के बारे में दिखा रहा है। सबसे पहला अपना तोमर वंश है। आज प्रारंभिक 12वीं शताब्दी 1165 के आसपास कौन था, तोमर वंश का शासनकाल दिल्ली में था। अंगनपाल है, ये 1130 से 1145 के बीच आते हैं। फिर चौहान वंश अपना आता है 1165 से 1192 ईस्वी तक। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जाने माने जो है शासक का नाम आ रहा है, राजा का नाम आ रहा है 1175 से 1192 ईस्वी तक। फिर आता है प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल दिया हुआ है 1206 से 1210 तक। शमशुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल दिया हुआ है 1210 से 1230 तक। रजिया आती हैं 1226 से 1240 तक। रजिया क्या है, प्रथम महिला सुल्तान भी हैं। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक आते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा भी डायग्राम पे देखिए बना हुआ है। उसके बाद क्या है, खिलजी वंश के बारे में बता रहा है। खिलजी वंश क्या है कि 1290 से 1320 के बीच में दिखा रहा है और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दिखा रहा है 1296 से
96 तक। यहाँ पे अलाई दरवाज़ा देखिए डायग्राम पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें पिक्चर के थ्रू बताई जाएंगी जिससे कि अधिक से अधिक नॉलेज आप गेन कर सकें। तुगलक वंश दिखा रहा है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक वंश का शासनकाल दिखा रहा है 1320 से 1324 ईस्वी तक। मोहम्मद तुगलक 1324 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 1388 ईस्वी तक। अलाई दरवाज़ा का डायग्राम बना हुआ है फिगर पे। देखिए यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान के बारे में दिखा रहा है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी फिगर लगा रखा है। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। खिज्र वंश है 1414 से 1421 ईस्वी तक। लोधी वंश है 1491 ईस्वी से 1526 वंश तक। यहाँ पे लोधी वंश की स्थापना किसने किया? बहादुर लोधी ने किया। और जो है मुग़ल वंश चलिए इसके बाद में आगे जानेंगे कभी। उसके बाद आता है बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक। आई बात समझ में? इसके बाद क्या है नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। कैसे? हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख एक वचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिख गए हैं। यहाँ पे देखिए तो सिक्कों और चित्रों के माध्यम से जाना जा रहा है कि कैसे क्या हमारे प्राचीन इतिहास में था या हमारे पुराने समय में कैसे क्या हुआ था। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। फिर कह रहा है तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी किया करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। क्या कह रहा है कि घटनाओं को वर्णन करने के लिए कवि दरबारी भी हुआ करते थे जो कि क्या इन सब के बारे में सूचना एकत्रित करते थे और लिखते थे। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। ये अपनी प्रथम महिला शासिका भी है। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबार जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशें से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। क्या कह रहा है कि रजिया सुल्ताना मात्र 4 वर्ष के लिए सिंहासन में बैठी और बाद में जब जो है और लोग संतुष्ट नहीं थे तो उसको क्या होना पड़ा? अपने सिंहासन से हटना पड़ा। आगे देखिए रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार दिखा रहा है। मिनहाज ए सिराज कौन है? उस टाइम के इतिहासकार हैं। कह रहा है कि मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा और चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक भी थी, कश्मीर की रानी दिग्दा। उनका नाम बीरी बड़ी महान से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनहाज सिराज इतिहास उस टाइम के इतिहासकार रानियों के बारे में बता रहे हैं कि हाँ क्या कैसे है, वो अपने विचारों से व्यक्त कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरेशन शहर से साम्राज्य तक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरेशन और रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों, गैरेशन का मतलब क्या हुआ है? छोटी छोटी सैनिकों की टुकड़ियाँ के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों के पूरे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबंधित लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, लेकिन तथा इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसादारी के व्यापार कर लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। क्या कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली में क्या हुआ कि वहाँ पे अपने सैनिक के टुकड़ियों को रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम वाणिज्यिक केंद्र दिल्ली बन चुका था।
नेक्स्ट है दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक स्रोत छिन्न भिन्न हो रहे थे। क्या कह रहा है कि जो दिल्ली से बंगाल है वो काफ़ी दूर था और वहाँ पे नियंत्रण जो है बहुत मुश्किल था। फिर आगे कह रहा है कि शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो ज़रा सी कमजोरी का अभ्यास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। क्या कह रहा है, जो अफगानिस्तान से हमलावर आते थे आतंकी लोग, उनको जो है ज़रा सी भी अगर कमजोरी शासक की पता चलती थी तुरंत हमला बोल देते थे। आई बात समझ में। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह की अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। आई बात समझ में। क्या कह रहा है, गयासुद्दीन बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये सब समस्याएं थी। उस समय की ये बातें चल रही हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र को स्थिति को मजबूत करना। क्या कह रहा है कि भीतरी सीमाओं का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे अपनी सैनिक टुकड़ियाँ हैं और वाणिज्यिक केंद्र हैं उन पे जो है निगरानी और वहाँ पे सिक्योरिटी मजबूत रखना है। यहाँ पे गंगा, यमुना और दोआब के जंगलों का क्षेत्र आया करता था, जहाँ पे परस्पर शिकारी संग्राहक चरवाहे भी हुआ करते थे। आइए यहाँ पे देखिए मस्जिद के बारे में दिखा रहा है कि 12वीं शताब्दी के आखिर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें यहाँ जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए। जामा मस्जिद का पिक्चर आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ पे चीज़ें पिक्चर के थ्रू भी बताई जा रही हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के राज्यकालों में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जनापना विश्व के शरारती स्थल की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। यहाँ क्या कह रहा है, जो ये मस्जिद बनी है यहाँ पे विश्व से आए हुए शरणार्थियों को रखने के लिए ये मस्जिद बनाई गई, पिक्चर लगा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और ज़मींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर ही काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो राज्य का शासन प्रणाली है वो अपने लोगों पर ही दे दिया गया कि जो अपने लोग हैं वो राज्य की शासन प्रणाली को अच्छे से चलाएंगे। आगे आइए क्या कह रहा है, खिलजी और तुगलक शाह बंदगा का इस्तेमाल करते थे। बंदगा क्या है, ये एक सैनिक टुकड़ी है जिसको अपने सिंहासन के कार्यक्रम को चलाने के लिए खरीदा करते थे और उनको विशेष कार्य के लिए प्रशिक्षित करते थे। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। क्या कह रहा है कि इससे भेदभाव भी और राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। आई बात समझ में। फिर आगे समझिए क्या कह रहा है, जब दिल्ली के सुल्तानों शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों को कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि
स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया। क्या कह रहा है, जो स्थानीय सामंत थे उनसे भी क्या हुआ, अपनी उनकी शक्ति छीन ली गई और जो टैक्स उनको मिलते थे वो टैक्स जो है खुद लेने लगे। फिर क्या कह रहा है, सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारियों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान के उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा है मवेशी कर और तीसरा है घर पर कर। क्या कह रहा है कि कृषि पर कर लगा दिया गया और मवेशियों पर कर लगा दिया गया और घरों पर कर लगा दिया गया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली से दूर स्थित स्थानों पर भी कब्जा कर लिया गया और वहाँ के स्थानीय सामंतों का अधिकार छीन लिया गया और उन पे भी टैक्स लगा दिया गया, उनको भी कर देने के लिए बाध्य किया गया। सरदार और उनके किलेबंदी के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, इन तमाम असफलताओं को गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। क्या कह रहा है कि यहाँ पर मंगोल आक्रमण से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके महत्वपूर्ण योगदान थे कि हाँ मंगोलों द्वारा ये कभी कल्पना नहीं की गई थी कि हाँ यहाँ पे युद्ध होगा, लेकिन जब मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा उनके विरुद्ध, तो यहाँ पे जो है मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को मजबूत किया। फिर कह रहा है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। कह रहा है तालिकाबंद को फिर से देखें। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त कर दिया। क्या कह रहा है कि यहाँ पे शेरशाह सूरी अब आते हैं और वो अपने चाचा के इलाके में प्रबंधन के रूप में कार्य करते हैं। बाद में इतना उन्नति करते हैं कि अपने सम्राट हुमायूं को परास्त कर देते हैं। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर कई और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए इसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन कर सकें और घर पे पढ़ाई कर सकें। आई बात समझ में। आइए प्रश्नोत्तर जानते हैं। प्रश्नोत्तर में क्या कह रहा है, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तोमर राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली में राजधानी बनाई। सबसे पहला टॉपिक आया था अपने ये चैप्टर में। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? ये पहले ही पेज पे ये सब आंसर थे, फारसी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया? मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है?
सिंपल सी बात है कि जब किसान खुशहाल होंगे, उनकी फसल अच्छी होगी, उन पर टैक्स कम लगाए जाएंगे। वो जब खुशी होंगे तभी तो न्यायपतियों वो सेनापतियों को टैक्स देंगे, और जब टैक्स देंगे तभी वो लोग भी खुशी होंगे। तो इसलिए से क्या कह रहा है कि न्याय चक्रों के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों का हितों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था कि जब किसान खुशहाल होंगे तभी तो टैक्स देंगे, कर अदा करेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। अभी मैंने बताया कि जब मंगोल आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये लोगों ने क्या किया, सेना को मजबूत किया, जिससे कि उनके विरुद्ध युद्ध जीता जा सके। आंसर सुनिए, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। उपज का 50% राजस्व बढ़ा दिया गया। सैनिकों को भूमि के बदले नगद वेतन दिया जाने लगा। मोहम्मद तुगलक मंगोल सेना से लड़ने के लिए टोकन मुद्रा की शुरुआत की। मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना का निर्माण किया। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब के जंगल ये सब सल्तनत के भीतरी सीमा में आते हैं। क्या कह रहा है कि दिल्ली के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे वो जो है सल्तनत की भीतरी सीमा में आते थे, और जो दिल्ली से दूर स्थित क्षेत्र थे वो दिल्ली के बाहरी सीमा में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। दिल्ली के सुल्तान खेती को बढ़ावा देना चाहते थे, और जिससे कि टैक्स अधिक से अधिक वसूला जा सके, भू राजस्व वसूला जा सके, इसलिए से उन्होंने जंगलों को कटवाने का आदेश दे दिया। आई बात समझ में। इस प्रकार ये आज का अपना चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।